आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोलिजन थ्योरी को लेके। कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके पीछे की जो चीजें आपने पढ़ी हैं, चाहे आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ाओ या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाओ, इन सब टॉपिक्स को रिलेट करवाता है और यहाँ से काफी अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पिछले जो भी आपके एग्जाम के ट्रेंड रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सेंटर ऑफ मास एक बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसका यूज करते हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो जो आप कोलिजन पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लैग कहाँ पर हो जाता है, जैसे आप एस्पिरेंट जो भी अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कोलिजन थ्योरी को देख के घबरा जाता है। रीजन बीइंग कि उनको छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर में यूज होती है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके अंदर में यूज होता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन हमारे पास में होता है, एक हेड ऑन होता है, एक ओब्लिक होता है, आखिर इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और जब ये हमने कोलिजन किया है तो कौन सी हमें वेलोसिटी वहां पर लेनी पड़ती है, क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है, क्या लाइन ऑफ मोशन होती है। जब तक ये आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी तो आप कोलिजन थ्योरी के न्यूमेरिकल से सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमेशा इनके अंदर में आपको परेशानी होती रहेगी। लेकिन आज जब आप क्लास खत्म करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आपको कोलिजन थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर दें, 1 से 2 लेक्चर इसके अंदर में लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में, लेकिन जितना भी आप लोगों को आज करवाया जाएगा उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोचना है। चलिए शुरू करता हूं मैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का पहला जो टॉपिक इसके अंदर में आपको पढ़ना है वो पढ़ना होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए, पूरे इस टॉपिक की ये जान है। जिसको यहां पर लैग कर गया ना इस टॉपिक के अंदर में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, रेस्टिट्यूशन, तो समझ लो कि उसका कोलिजन थ्योरी गड़बड़ हो जाएगा। चलो समझते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास में दो सरफेस हैं, बिल्कुल एक जर्नलाइज एग्जांपल ले रहा हूं मैं। दो सरफेस हैं और आपकी जर्नल लाइफ से जोड़ देता हूं। एक मेरे पास में है, मान लेते हैं टेनिस बॉल, दूसरी मेरे पास में है लेदर बॉल, तीसरी बॉल मेरे पास में है, यहां पर हम मान लेते हैं इसको क्रेजी बॉल। क्रेजी बॉल देखिए आपने, वो थोड़ा सा भी छोड़ते हैं और वो बहुत तेजी के साथ में वो अपना जंप करके ऊपर की तरफ में आ जाती है, यानी कि काफी देर तक वो जंप करती रहती है। बचपन में आप सभी ने खेला भी होगा उससे। और फोर्थ बॉल बहुत ही खूबसूरत बॉल है मेरे पास में, जो आटा होता है ना उसको आप गूंद लेते हैं, वो बॉल है मेरे पास में। ये है मेरे पास में आटा बॉल, ठीक है। उसके आप ये बना लो कि गूंद के उसका आपने एक बॉल टाइप में बना लिया। ये मेरे पास में कोई भी सॉलिड सरफेस हमने अज्यूम कर लिया, मान लेते हैं स्टील का सरफेस है या फिर लोहे का सरफेस है या कोई मार्बल का सरफेस है, मतलब ग्राउंड सरफेस हमने मान लिया बेसिकली, ठीक है भाई। दूसरा मैं यहाँ पर मान रहा हूँ यही 4 बॉल मेरे पास में रहेंगी, बार बार मैं नहीं लिखूंगा इनको, बस आटा बॉल को मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, जो हमने येलो कलर लिया था उसी से मैंने ये बना दिया, ठीक है भाई। मैं इस सरफेस के ऊपर में इन चारों बॉल्स को ड्रॉप करता हूँ। सबसे पहले मैंने टेनिस बॉल को ड्रॉप किया, फिर मैं लेदर बॉल को ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं क्रेजी बॉल को ड्रॉप करता हूँ और चौथा मैंने इसको, जो हमारे पास में आटा बॉल है, उसको मैंने इसके ऊपर में ड्रॉप किया। ठीक उसी तरह से सेम सिनेरियो हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये बॉल भी मैंने फेंका, यहाँ पर ये बॉल फेंक दिया, ये वाला भी और ये वाला भी। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी बॉल इसके अंदर में बहुत तेजी के साथ में ऊपर आएगी। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि क्रेजी बॉल जो है, जैसे आप छोड़ेंगे उसे टकराई और टकराने के बाद में वो जंप कर जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद में कहीं ना कहीं टेनिस बॉल रहेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लेदर बॉल रहेगी, और सबसे सबसे लास्ट में जो आएगी वो हमारे पास में आटा बॉल आएगी, यानी कि ये जाएगी और वहीं के वहीं उस सरफेस के ऊपर में क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। अब इन 3 केसेस की बात करूं तो ये बॉल मैंने डाली, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, क्रेजी बॉल और आटा बॉल, तीनों बॉल मैंने इसके ऊपर में डाली है। नीचे वाला सरफेस क्या है, ये भी मैंने अभी आटे का सरफेस लिया, मतलब जो आपने गूंदा हुआ आटा था वो नीचे की तरफ में बिछा दिया। तो इनमें से बताओ कि कौन सी बॉल ऊपर की साइड में आएगी। आपका आंसर होगा जी कोई भी बॉल इसके ऊपर में नहीं आएगी, लगभग सारी बॉल क्या हो जाएंगी, उसे चिपक जाएंगी। ये भी मेरे पास में चिपक जाएगी, ये आटा बॉल भी चिपक जाएगी। यहां पर केवल और केवल ये आटा बॉल थी, वो ही चिपक पा रही थी। यानी कि आपको एक चीज इसके अंदर में जो समझनी है वो ये है कि किसी भी दो सरफेसेस के बीच में, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब उसके पास में, अपने पास में रखने की कितनी कैपेबिलिटी है उसके पास में। तो यहां से आपको समझ में आता है कि ये सरफेस इससे टकराएगा तो यहां पर एक पैरामीटर हमारे पास में निकल के आता है जिसको आप ई से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ये ई जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमने दो सरफेसेस जो लिए हैं उनका नेचर क्या है। इस केस में देख रहे हो कि एक टेनिस बॉल है, दूसरा मेरे पास में सॉलिड सरफेस है, टकराया और वापस आ गया, उसको तो इसने पकड़ के नहीं रखा इस सरफेस ने। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि जब इसी बॉल को मैंने दूसरे सरफेस पर भेजा तो ये इससे चिपक गया या फिर थोड़ा सा जंप करके ऊपर इसकी साइड में आ गया। जो एक्चुअल में उसको जंप करना था वो नहीं कर पाया, जो इस सरफेस के ऊपर में कर पा रहा था। तो ये जो पैरामीटर है ये हमें बताता है कि जो बॉल है
या जो भी सरफेसेस हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो चिपक सकते हैं या फिर दूर जा सकते हैं या फिर एक साथ जुड़ के वो आगे की तरफ में मूव कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर हमारे पास में निकल कर आता है इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कि ये हमारे पास डिपेंड तो बहुत सारे फैक्टर्स पर करता है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, दोनों सरफेसेस का क्या नेचर है, लेकिन हम जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं कि टू सरफेसेस का नेचर कैसा है। ये जो पॉइंट है ना इसको आपको ध्यान रखना है, टू सरफेसेस नेचर के ऊपर में ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा। और यहां से बड़े खूबसूरत न्यूमेरिकल समझ में मतलब आप लोगों के लिए निकल कर आएंगे। जैसे एग्जांपल में पूछा जाएगा कि मान लेता हूं कि कोई बॉल है, मैंने यहां पर इसको थ्रो किया है, एक तरह का ये मैंने डाल दिया, दूसरा मैंने इस बॉल को यहां से नीचे की साइड में छोड़ दिया और यहां पर मैं सरफेस का दे दूंगा कि ये सरफेस का जो रेस्टिट्यूशन फैक्टर है मान लेता हूं कि ये मेरे पास में 1 है, ऐसा कोई भी वैल्यू दे दूंगा। या फिर मान लो मैं दे दूंगा हाफ दे दिया या फिर मैं 0.1/4 दे दिया, ऐसे कोई भी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए ये E=1 है, इसका मतलब है कि ये बॉल जो टकरा रही है किससे, इस सरफेस से। तो ये जो टकराना हो रहा है ना इसका कितना कैपेबिलिटी है इस बॉल को अपने पास में रखने की, या तो वो अपने पास में चिपका के रख ले या फिर कोई डिफॉर्मेशन अपनी कर सके। तो ये वैल्यूज अलग अलग आएंगे, हम उसके ऊपर में बात करेंगे। लेकिन ई का जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा तो आपको दिमाग के अंदर में सिर्फ एक आइडिया क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये दो सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड कर रही है कि वो चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे। बस इतनी सी कहानी समझ लो। इस केस के अंदर में देखो कि ये मेरे पास में आया और ये इसके ऊपर में जाकर चिपक गया, ठीक उसी तरह से ये इसके ऊपर में आया, आटा आया इसके ऊपर में चिपक गया, लेकिन ना क्रेजी बॉल चिपकी, ना लेदर बॉल चिपकी, ना टेनिस बॉल चिपकी, क्योंकि दोनों का नेचर अलग था। इनके जितने भी बॉल्स थी ये बहुत तेजी के साथ में ऊपर आ गई है, लेकिन यहां पर उसके कोई इफेक्ट नहीं है, वो भी चिपक गया या फिर थोड़ा बहुत ऊपर आया होगा। तो सरफेसेस के ऊपर में डिपेंड करना ही हमारा ई का एक पैरामीटर हमें समझ में आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजों को और समझते हैं। बेसिक जो डेफिनेशन आप ई की अपनी किताबों के अंदर में देखते हैं वो देखते हैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। समझेंगे इसको क्या होता है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, जो बेसिक आपकी किताबी ज्ञान है उसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं। रिफॉर्मेशन समझेंगे एक एक वर्ड को क्या मतलब इनका, और डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। अब आ जाओ इन्हीं के ऊपर में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला बेसिक आपकी किताबी ज्ञान होता है लेकिन ये कहीं यूज नहीं आएगा। आपको जो न्यूमेरिकल इसके अंदर में मिलते हैं ना, अभी तो आप थ्योरी पढ़ते चलो, लास्ट में जब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सिर्फ एक फॉर्मूला रहेगा और एक से रिलेटेड यानी पूरी कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो फॉर्मूला लगाना है, वो एक रामबाण की तरह काम करेगा, मास्टर फॉर्मूला है वो। लेकिन उसके लिए आपके ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्ड होने चाहिए। अभी समझते हैं कि क्या हमारे पास में रिफॉर्मेशन होता है और क्या हमारे पास में डीफॉर्मेशन होता है। मान लेते दो बॉडीज है मेरे पास में, देखो पूरी फिजिक्स मानने के ऊपर में ही चलती है। मैं बार बार अगर मान लेते हैं ऐसा बोलता हूं तो आप लोगों को मान ही लेना है, बस अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसके अंदर में, क्योंकि हम प्रैक्टिकली लाइफ उसको यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करके नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ फिगर्स के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारी फ्लो के अंदर में आ जाता है कि हम ऐसा मान लेते हैं। मान लेने का मतलब है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा दो ऑब्जेक्ट्स आपके दिमाग के अंदर में आ जानी चाहिए, जो भी यहाँ पर चीज बताई जा रही है तुरंत अपने दिमाग के अंदर में उनकी इमेज बनाना शुरू कर दिया करो। क्योंकि जब तक आप इमेज डेवलप नहीं करोगे ना, चाहे यहाँ पर आप कितनी बार इस लेक्चर को देख लो आपको चीजें क्लियरिटी के साथ में नहीं समझ में आएंगी। चलो देखते हैं, दो बॉल है मेरे पास में, एक का मास है m1। अब ये m1 कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है भाई, पेन मान लो, पेंसिल मान लो, बॉल मान लो, फुटबॉल मान लो, वॉलीबॉल मान लो, जो भी आपकी मर्जी है वो मान लो, गाड़ी मान लो अपनी। दूसरा मेरे पास में m2 है, कोई भी मास हो सकता है इनका, इट डजंट मैटर। अब जो पॉइंट बता रहा हूं ना इसको ध्यान रखना, हम जर्नलाइज क्या करते हैं, देखो बॉडी आप कोई भी मान सकते हो, m2 ये मान सकते हो, m1 ये मान सकते हो, कोई भी आप मान लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम जर्नलाइज तरीके से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू u2। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है, हम काइनेमेटिक्स के अंदर में अच्छे से समझ पाए हैं। u हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी होती है और v हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी है। लिखने का भी कुछ नहीं है, थोड़ी देर समझ लो भाई, ये पॉइंट मिस हो गया ना, ये नोट्स तो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे आप लोगों के, वरना समझो चीजों को, समझो जो समझाया जा रहा है यहाँ पर। ये दूसरा मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है पीछे से जो आ रहा है ये आ गया u1। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये चल रहा है भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहे हैं हमारे 2 मीटर पर सेकंड से। ये गाड़ी आपकी आगे आगे चल रही है और ये गाड़ी आपकी पीछे पीछे आ रही है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड।
क्या ये कभी एक दूसरे से टकरा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। आप आगे चल रहे हैं और ये पीछे चल रहे हैं, भाई कोलिजन होना है। मेरा तो कोलिजन थ्योरी से मतलब है ना, मैं दो सरफेसेस को आपस में टच करवा रहा हूं। अब उसको आप कोई भी नाम दे दो कि भाई वहां पर कोलिजन हो गया, वहां पर टकरा गए, वो वहां पर इंपैक्ट हो गया, कुछ भी नाम दे दो आप उसको, इट डजेंट मैटर। लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि दो सरफेसेस है, आप ध्यान से सुनना इस चीज को, कि दो सरफेसेस हैं, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं, और वेलोसिटी से मूव करते हुए वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, यानी कि उनके बीच में एक कोलिजन हो गया। दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ गए, ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं ना, कांटेक्ट में आ गए हैं, इसी का खेल है ये। क्योंकि कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर आपको पता है कि एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो जाती है, और उसी नॉर्मल से हम ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, और वहीं से ही हमारा इंपल्स भी निकल कर आता है। तो ये दो सरफेसेस को टकराना है। तो अब दूसरा सिनेरियो में चेंज करता हूं, यहां पर मैं कह देता हूं ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, पीछे इसके बिल्कुल इसी लाइन के अंदर में। तो क्या ये टकराएंगे? तो आपका आंसर होगा कि हाँ, टकरा सकते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड, मतलब डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी के ऊपर में है। तो अगर ये इस लाइन के ऊपर में मूव कर रहे हैं तो दोनों के दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, वेलोसिटी के साथ में कांटेक्ट में आएंगे, यानी कि इंपैक्ट वहां पर आएगा, एक इंपल्स जनरेट होगा, झटका। जब भी इंपल्स का नाम आता है तो हमें एक दिमाग के अंदर में आनी चाहिए, अच्छा वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत तेजी के साथ में झटका लगा है, ठीक है, इंपल्स का मतलब होता है झटका, ठीक है। तो ये बॉडी इसको टकराएगी। तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए पहली सिचुएशन के अंदर में कि अगर यहां पर u1 यानी कि पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट है जो उसको अप्रोच कर रही है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी u2 से, तो वहां पर क्या हो सकता है, दोनों सरफेसेस क्या कर सकते हैं, एक कोलिजन कर सकते हैं, या फिर कहूं कि एक वेलोसिटी के साथ में एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा वर्ड इसका मैं बोलूं कि वो एक दूसरे के ऊपर में नॉर्मल जनरेट कर सकते हैं, या फिर तीसरा वर्ड इसके लिए बोलूं कि वहां पर एक इंपल्स जनरेट हो सकती है, यानी कि एक बहुत तेजी के साथ में झटका वहां पर लग सकता है। ये सारे के सारे वर्ड हम कोलिजन के लिए यूज कर सकते हैं, कि वहां पर कोलिजन हुआ, वहां पर कांटेक्ट हुआ दोनों सरफेसेस का विद हाई वेलोसिटी, यानी कि दोनों बहुत तेजी के साथ में टकराए, या फिर हम कहें कि वहां पर नॉर्मल जनरेट हुआ दोनों सरफेसेस के बीच में, या फिर कहूं कि बहुत तेजी के साथ में झटका लगा, यानी कि इंपल्स वहां पर जनरेट हो गया। ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन मेरे पास में सेटिस्फाई हो रही है, पहले केस के अंदर में तो कोलिजन नहीं होगा, इस केस के अंदर में कोलिजन हो सकता है। अगर कोलिजन हो गया है तो अब देखना, इसकी शेप कुछ सर्कुलर टाइप दिख रही है आपको, नहीं दिख रही तो भाई मान लो, इसकी सरफेस भी आपको सर्कुलर टाइप दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो आप मान लेना भाई इसको, ठीक है। चलो, अब इन दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, और इनके बीच में क्या हो गया, पीछे वाली बॉल आकर अगली बॉल के अंदर में घुस गई है, ये जो बॉल थी इसके अंदर में चली गई है, यानी कि इसका क्या हो गया, डीफॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ यहां पर, डीफॉर्मेशन हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे। अब समझो इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं, ये इसी का खेल है। दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट कहां पर हुआ, इस पॉइंट पर, और जब भी दो सरफेसेस का कांटेक्ट होता है तो वहां पर क्या जनरेट होती है, एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज झटके के साथ में जो फोर्स है वो जनरेट हुई है, तो इसीलिए इस नॉर्मल फोर्स को हम बोल देते हैं इंपल्स। तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में, और ये सरफेस भी इसके ऊपर में क्या करेगा, पहली ऑब्जेक्ट के ऊपर में दूसरी ऑब्जेक्ट क्या करेगी, एक इंपल्स और जनरेट करेगी, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स जो रहेगी वो तो अपने आप में क्या करेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगी। तो इस साइड में एक और इंपैक्ट लगेगा, यानी कि एक साइड में नॉर्मल और लगेगा, यानी कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। अब मैं एक चीज आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं यहां पर, क्या इस पूरे सिनेरियो के अंदर में जब ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव करने लग जाएगा, दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए हैं और एक वेलोसिटी के साथ में मूव करना शुरू कर गए, क्या मोमेंटम कंजर्व है पहली वाली कंडीशन से लेकर इस वाली कंडीशन तक? क्या इस पूरे सिस्टम के अंदर में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, उसकी u1 वेलोसिटी है वो मूव करता जा रहा है, ये u2 उसकी वेलोसिटी है वो मूव करता जा रहा है। यहां पर अगर ये मेरे पास में नॉर्मल नहीं लगता, ये वाला खाली एंड रह जाता, तो इस सिस्टम के ऊपर में एक नेट फोर्स बना रहता। लेकिन हुआ क्या कि एक एक्शन रिएक्शन पेयर बना, और इस नॉर्मल ने किसने लगाया, 1 ने 2 पर लगाया, ये 2 पर 1 ने लगाया और ये 1 पर 2 ने लगाया। तो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, या फिर कहें कि नॉर्मल लगा रहे हैं।
तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो यहां पर भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है भाई। अब ये जो सरफेसेस थे यहां पर डिफॉर्मेशन हो गया। अब ये यहां पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, एक दूसरे से चिपका रहेगा या नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कौन से पैरामीटर पर, ई पैरामीटर पर, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे यहां पर आपने देखा इस केस के अंदर में ये बॉल आकर यहां से चिपक गई। अब किसी के दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल इसके साथ में चिपक गई है, तो ये वापस तो अलग हो नहीं सकती है। भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये दोनों सरफेस चिपके रह जाएं, या फिर कोशिश करें एक दूसरे से अलग होने की। तो अलग होने की कोशिश तब हो सकती है जब आपकी दूसरी यानी कि आगे वाली ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाए, आगे की साइड में निकल जाए, ये आगे की साइड में निकल जाए और ये थोड़ी पीछे रह जाए। तब भी इसके पास में क्या रहेगी, एक वेलोसिटी रहेगी। अब ये वेलोसिटी जो है इसको ध्यान से सुनना कि अब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई है इसकी v2, क्योंकि ये m2 मास हमने लिया था, और यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v1, क्योंकि हमने मास यहां पर m1 लिया था। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं कि ये सरफेस सर्कुलर था और ये सरफेस जो है वो मेरे पास में थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। तो ये जो यहां पर फोर्स लगी है ना, ये वाला जो केस हो रहा है, इसको बोलते हैं हम इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन कब हो रहा था, जब वो पीछे से आकर उसके अंदर में कोलाइड कर रही थी, या जर्नल भाषा में बोलते हैं कि भाई पीछे से गाड़ी को उसने ठोक दिया। ऐसे बोलते हैं जर्नल हम अपनी लैंग्वेज के अंदर में कि पीछे से गाड़ी की वो उसने ठोक दिया। तो ये जो गाड़ी को ठोक देना मतलब है ना, उसी को हम बोलते हैं डिफॉर्म कर दिया। अब वो डिफॉर्म कब हो सकता है, जब पीछे वाले की वेलोसिटी और आगे वाले की वेलोसिटी के अंदर में कोई ना कोई डिफरेंस हो। और रिफॉर्म कब हो सकता है, रिफॉर्म होने का मतलब है कि टकराई, उसको गाड़ी को पीछे से ठोका, ये गाड़ी तेजी के साथ में आगे निकल गई और ये उसके पीछे पीछे आ रही है, यानी इसकी वेलोसिटी पीछे वाले की कम हो गई है और आगे वाले की वेलोसिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तभी तो सरफेसेस जो हैं वो अलग होंगे। भाई जर्नल सी बात है कि ये सरफेस अलग कब हो सकता है, जब ये आगे वाला बहुत तेजी के साथ में आगे निकल जाए और ये पीछे वाला उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। तो जो वेलोसिटी यहां पर थी, अगर उनको रिफॉर्म करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1 होनी चाहिए। अब देखो ये रिफॉर्म कर भी सकता है, रिफॉर्म करने का मतलब है कि वापसी ये अपनी सर्कुलर शेप के अंदर में आ जाए। लेकिन क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि सर्कुलर शेप में आ पाया, नहीं आ पाया। सर्कुलर शेप तो ये है ना इसकी, कुछ ना कुछ उसके अंदर में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो इसने ट्राई तो किया, यहां पर उसका सरफेस पूरी तरह से अंदर की तरफ में बैठ गया, लेकिन वो जब बाहर निकला वहां से तो वो अपने सरफेस को दोबारा से रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रिफॉर्म करने की कोशिश कर पा रहा है। तो रिफॉर्म कितनी तेजी के साथ में कर पा रहा है वो, तो यहां समझ में आता है कि मेरे पास में जो रिफॉर्मेशन होता है वो v2 ग्रेटर देन v1 होगा, यानी कि वो बहुत तेजी से आगे की साइड में निकल जाए और अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर ले। तो यहां से जो फॉर्मूला मेरे पास में ई का आता है कि वो चिपकेगा। तीन सिनेरियो हो रहे हैं, दो बॉडी चल रही हैं, एक दूसरे के अंदर में इंपैक्ट हुआ, उनका कोलिजन हुआ और फिर अलग हो गई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ में मूव कर रही हैं, पीछे से उनका बीच में इंपैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ और चिपक कर एक दूसरे के साथ में चलती हुई जा रही है, यानी कि वो अलग ही नहीं हुई है। तो वो डिपेंड किस फैक्टर पर करेगा, वो उसके ई फैक्टर पर ही तो डिपेंड करेगा। अगर ये ई फैक्टर मेरे पास में जो था उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कि मेरे पास में 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर लेस देन 1 हो सकती है, तो वो सरफेसिस के डिपेंड करेगा कि मेरे पास में रिफॉर्म करने की उसके पास में कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, बेसिकली जो ई का फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसी फॉर्मूले का मुझे बार बार यूज करना है। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी वेलोसिटी के साथ में वो सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो ये जो पैरामीटर है ऊपर वाला, ये मेरे लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। भाई आगे वाला बहुत तेजी के साथ में निकलेगा तभी तो उसके बीच में सेपरेशन होगा ना। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि v1 माइनस में v2, मैंने कुछ इसके अंदर में क्या पैरामीटर लिए थे भाई, m1 इसका लिया था ना, चलो v2 आगे वाली कौन सी थी, अच्छा v2 माना हमने, कोई इशू नहीं। तो v2 माइनस v1, ये उनकी सेपरेशन वेलोसिटी हो गई है, डिवाइडेड बाई, दोबारा से लिख देते हैं इसको, कोई नहीं, क्योंकि हमने जो आगे वाली ऑब्जेक्ट मानी है ना उसको तो आगे की तरफ में भागना है। भाई सिंपल सी बात है, सेपरेट होना है तो जो आगे की ऑब्जेक्ट है उसको दूर भागना पड़ेगा, दूर भागना पड़ेगा तो उनके बीच में जो वेलोसिटी का सेपरेशन आएगा दैट इज v2 माइनस में v1,
और जब वो अप्रोच कर रही हैं तो अप्रोच करने के लिए किसकी वेलोसिटी ज्यादा, u1 की वेलोसिटी ज्यादा। तो ये पैरामीटर मुझे पॉजिटिव रखना है, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला। तो आप लिख सकते हैं u1 माइनस में u2, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हमारी डेफिनेशन के अंदर में ई से। इस फॉर्मूले का बार बार यूज होगा, हालांकि न्यूमेरिकल्स के अंदर में ए की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए था कि हम सेपरेशन यानी कि सेपरेट कब करेगा, जब वो अपने आप को रीफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होगा, और अप्रोच कर रहा होगा तो वो क्या कर सकता है, उसको डीफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल शेप थी उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिक हमारी किताबों के अंदर में ये डेफिनेशन होती है, ये वाला ये नहीं पढ़ते होंगे तो आप ये जरूर पढ़ते होंगे कि सेपरेशन और अप्रोच, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से देखें तो ये उसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। इंपल्स कहां से जनरेट हुआ, ये जो एन आई है ना, ये अपने आप में क्या इंपल्स है, ये इसके ऊपर में आगे की तरफ में फोर्स। अब किसी के दिमाग में आना चाहिए कि जी ये बताओ कि ये बॉडी आगे की तरफ में गई क्यों, भाई जब तक फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। तो यहां पर ये समझ लो कि जब ये टकराई है ना, तो ये जो एन इसके ऊपर में लगा है, एन फोर्स लगा, ये अपने आप में क्या है, इंपल्स है, और ये ही एक फोर्स कहलाएगा क्योंकि वो दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में लग रहे हैं। तो ये जो एन है इसको आगे की तरफ में खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो इसके ऊपर पीछे की साइड में लगा है तो इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तभी तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1 मेरे पास में बन रहा है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसको लेकर। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई है इसके इस पूरे सिनेरियो से, कि जो हमारे पास में रिफॉर्म होना है किसी का, तो रिफॉर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर में, कि ये वेलोसिटी का गैप जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी जल्दी उसके अंदर में क्या होगी, रीफॉर्मेशन होगी। रीफॉर्मेशन से समझ पा रहे हैं मतलब क्या है, रीफॉर्मेशन से मतलब है कि ये दोनों शेप इनके जो मतलब चेंज हुए थे, डिफॉर्म हुए थे, तो ये वापसी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो डिपेंड करेगा उसके ई पैरामीटर पर, क्योंकि दो अलग अलग सरफेसेस हमने लिए हैं, और जहां पर भी सरफेसेस का कांटेक्ट आ जाता है तो मैंने आपको यही बताया था कि आपके दिमाग में तुरंत आइडिया क्लिक करना चाहिए कि वो ई की बात कर रहा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है। तो ये दोनों चीजें कब हमारे पास में बहुत तेजी से रिफॉर्म कर सकती हैं, जब ये सेपरेशन की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि बहुत तेजी से टकराए और तुरंत निकल लिए, ये वाला बहुत तेजी के साथ आगे निकल गया, और ये हो सकता है कि कम वेलोसिटी के साथ में पीछे रह गया, यानी दोनों का गैप हमारे पास में कम हो गया, तो उनके पास में रिफॉर्म करने का काफी बढ़िया एक मौका है, आराम से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं उसके इसके अंदर में। तो रिफॉर्मेशन की कंडीशन आप लोगों से पूछे जाए तो v2 माइनस v1 मच मच ग्रेटर देन u1 माइनस में u2 होगी, तो आप कहेंगे कि वो क्या कर गई है, रिफॉर्म वहां पर कर गई है। अच्छा, अब इस केस को लेकर बात करें तो E जो है उसकी कितनी वैल्यूज मेरे पास में बन सकती है, तो E की वैल्यू आप लोग लिखें v1 माइनस में, यहाँ पर मैंने v2 माइनस में v1 लिखा है, यही था ना, वो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी किसी को भी v1 v2 किसी को भी दे सकते हैं, हमने अगली वाली को m2 माना था तो इसको मैंने v2 वगैरह प्रोवाइड कर दिए। तो v2 माइनस में v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस में u2 प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है भाई। अब इस केस को देखें तो यहाँ पर E की वैल्यू 0 भी हो सकती है, E की वैल्यू मेरे पास में 1 भी हो सकती है, और E की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। तो तीन केसेस यहाँ पर हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे जो आइडियल केस है हमारा E इज इक्वल टू 1 पर है। E इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज मेरे पास में ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज दोनों सेम हो जाएं तो हमारे पास में E आएगा, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट वो क्या कर गई है, टोटली रिफॉर्म कर गई है, यानी कि जैसे वो टकराई, टकराने के बाद में बहुत तेजी के साथ में आगे निकल गई है, जिस वेलोसिटी से सेपरेशन से वो टकरा रही थी उसी सेपरेशन से आगे निकल गई है, यानी उनके अंदर में रिफॉर्म करने की ज्यादा कैपेबिलिटी है। जैसे यहाँ पर बॉल आई आई टिकी और वापसी निकल ली, यानी कि जो हम क्रेजी बॉल को लेकर देखते हैं तो वो टकराएगी और वापसी निकल लेती है, उसके शेप के अंदर में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है। तो बॉडी ने क्या किया, वो टोटली रिफॉर्म कर गई है। रिफॉर्म का मतलब है कि वहां पर जो कोलिजन होगा, आगे हम इसी कोलिजन को जानेंगे किस नाम से, इलास्टिक कोलिजन के नाम से। यानी कि इलास्टिक का मतलब, जैसे इलास्टिक मतलब किसी चीज को खींचा और खींचते आपने छोड़ा तो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है, तो ठीक उसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बॉल आई टकराई और वापसी वो निकल गई, तो ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है भाई। दूसरा मेरे पास में E लेस देन 1 है, आपको यही हमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है।
जितनी भी हमारे पास में आएंगी वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती हैं, थोड़ा सा उसके अंदर में चीज़ें रहती है, पार्शियली आप इलास्टिक आगे जाकर इसको बोलेंगे। तो ये हमारे पास में होती है पार्शियली इलास्टिक, यानी कि वो टकराएंगी, टकराने के बाद में कुछ उसका जो सरफेस था उसको पकड़ेगा हल्का सा, उसकी एनर्जी को कम कर देगा और फिर वो कम हाइट पर जाकर वापसी जाएगी, यानी कि उनका सेपरेशन जो रहेगा वो हमारे पास में कम कर देता है। तो ई की वैल्यू वहां पर हमारे पास में 1 बनती है। प्रैक्टिकली हमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी को देखने को मिलते हैं। और सबसे खूबसूरत कहानी जो आती है ई इज इक्वल टू जीरो कर लेकर आती है। को बताएगा ई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जो आपके दिमाग के अंदर में सेट है मैं वो बता रहा हूं कि ई इज इक्वल टू जीरो का मतलब बॉडी आपस में चिपक गई, ऐसा ही बोलते हैं ना कि जब भी हमारे पास में इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि वो जो मेरे पास बना दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा आप लोगों के दिमाग के अंदर में चीजें सेट है। ये डेफिनेशन गलत है। जो आप सोचते हैं ना कि ई इज इक्वल टू जीरो का मतलब बॉडीज आई और आकर टकराई और टकराने के बाद में वो चिपक गई एक दूसरे से, एक्चुअल में होता क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं आगे भी इन चीजों को लेकर चलूंगा कि ये इज इक्वल टू जीरो को चलो थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा मैं, जब टाइप्स ऑफ कोलिजन को लेकर बात करूंगा। तो इज इक्वल टू जीरो का मतलब सिंपल ये होता है कि जो हमारे पास में लाइन ऑफ इंपैक्ट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अभी लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है जब कोलिजन्स के टाइप पढ़ेंगे वहां पर समझ में आएगा। लाइन ऑफ इंपैक्ट में ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम हो गई है। पहली बार सुना है ये कि ये लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। अभी तक तो आपने ये सीखा था ना कि इसका मतलब तो ये हो गया इज इक्वल टू जीरो का मतलब वो तो आपस में चिपक गई है और चिपक के एक दूसरे के साथ में चल रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है वहां पर। अगर आप परफेक्टली आप चीजों को देखेंगे क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन हो गया तब थोड़ी ना कहेंगे कि वो चिपक के निकल गई है भाई। एक तो होता है मेरे पास में कोलिजन कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे से आई टकरा गई। अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है और दूसरी थोड़ी सी नीचे इसके है, ये यहां पर जाकर इसके कोलिजन तो करेगी ना, वो कोलिजन कुछ ऐसे करेगी, ये आगे निकल जाएगी ये इधर निकल जाएगी, कोलिजन तो वहां पर भी हुआ, यहां पर भी कोलिजन हुआ है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि E इज इक्वल टू जीरो जो है वो दो बॉडीज को चिपकाने का काम करता है। उसका मतलब ये होता है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट पर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास में सेम हो जाती है। सीखेंगे इस चीज को भी। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी आई कि E की वैल्यू जो है वो मेरे पास में 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर सकती है। ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर में देखेंगे तो ई की वैल्यू हाफ गिवन होगी या 1/4 गिवन होगी, मतलब 90% क्वेश्चन के अंदर में यहीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और जो कई बार ई की वैल्यू पूछता है तो अगर आपको नहीं निकाल पा रहे हैं तो मतलब मैं इसको जर्नलाइज ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों वैल्यू से जो जितने भी अभी तक हमने ट्रेंड देखा है तो इन दोनों वैल्यूज के अंदर में आपके आंसर लगभग लगभग मिल जाते हैं। परफेक्टली मैं नहीं कहूंगा कि यही आंसर आएंगे, तो डिपेंड करेगा सरफेसिस को लेके, लेकिन चल जाते हैं। हाफ और 1/4 वाले क्वेश्चंस भी हम इजीली इसके अंदर में कर लेते हैं। और E इज इक्वल टू जीरो वाला केस जो होता है इसका मतलब कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग में, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी क्या हो गई है, सेम हो गई। बस इतना सा इसके अंदर में आप लोगों को ध्यान रखना है। ज्यादा E इज इक्वल टू जीरो को लेकर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन के टाइप होता है ये जरूर आप लोग इसके अंदर में ध्यान रख लेंगे। तो अभी तक आप लोग की एक इमेज डेवलप होगी होगी ई को लेकर कि ई का जो मेन रोल है कि वो क्या रहने वाला है। ई जब भी आएगा आगे से आपके दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए कि मेरे पास में दो सरफेसेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे एंगल पे आए या फिर आप कहो कि एक दूसरे के हेड ऑन कोलिजन करें, वो अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन को लेके। लेकिन सरफेस के कॉन्टेक्ट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, क्यों कहीं ना कहीं इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर वो टकराएगा। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं कि इस सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो टकराएगा और यहां पर टकराने के बाद में उस सरफेस का नेचर उसको पकड़ के रखेगा या फिर उसको जाने देगा, कंप्लीटली उसको रिफॉर्म करने देगा या फिर स्लाइटली उसके कोई ना कोई डिफॉर्मेशन करेगा। तो इस ई से वही समझना है कि ई की वैल्यू मेरे पास में 1 है तो आप बॉल आई या फिर कोई ऑब्जेक्ट आई और टकराने के बाद में वापसी चली गई, ई इज इक्वल टू 0 आई है तो बॉल आपस में दोनों सरफेसेस क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, ऐसा नहीं। जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई है, सेम हो गई। अभी लाइन ऑफ इंपैक्ट पर आ रहा हूं मैं।
ई लेस देन 1 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर मेरे पास में बॉल आई है या फिर दो सरफेसेस आए हैं और रिफ्लेक्ट बैक भी हुए हैं, या फिर कहूं कि दोनों के बीच में सेपरेशन भी आई है, वो रिफॉर्म करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली रिफॉर्म वहां पर नहीं हो पाया है। कोई ना कोई लॉस हो गया है, उसकी एनर्जी का लॉस हो गया है या फिर उसकी शेप के अंदर में डिफॉर्मेशन आ गई है, तो ई इज इक्वल लेस देन 1 पर आ रही है। तो और ई की वैल्यू हमारे पास में जो आइडियल के प्रैक्टिकल केस है उसमें ई 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। चलो अब बढ़ते हैं बड़ी खूबसूरत कहानी की तरफ में, जिसको आप लोग जानते हैं कोलिजन। क्या होता है भाई कोलिजन? अभी मैंने एक सिंपल भाषा के अंदर में आपको समझाया था कि किसी बॉडी को ठोक देना। अब वो ठोक दे रहे हैं तो वो दो तरह का हो सकता है। पहला मेरे पास में होता है हेड ऑन, और दूसरा जो होता है उसको हम जानते हैं ओब्लिक कोलिजन के नाम से। नाम सुना है ये वाला? ओब्लिक सुना ही होगा, ओब्लिक कोलिजन। और ये दोनों कोलिजन हैं, इनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इन्हीं सबका अलग अलग टाइप बन जाते हैं वो। पहला जो होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है आया और टकरा के एक दूसरे से सेपरेट हो गया विद फुल रिफॉर्मेशन, यानी कि दोबारा से वो अपने आप को रिफॉर्म कर पाए। देखो कोलिजन थ्योरी के ना न्यूमेरिकल बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होने चाहिए कि क्या हेड ऑन कोलिजन होगा, क्या मेरे पास में ओब्लिक कोलिजन होगा, क्या ई है और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो रहता है वो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। और चौथा जो होता है हमारे पास में दैट इज पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं या पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक, मतलब कुछ उसका लॉस हो गया या फिर वो पूरी तरह से अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात करें हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन को लेकर, तो पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे हेड ऑन कोलिजन। ये होता क्या? हेड ऑन, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो समझ लो कि कोलिजन थ्योरी इतने न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछे जाते हैं ना कि आप चुटकियों में, मतलब मैं कहता हूं कि विद इन 10 सेकेंड कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दे दे आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन पूछा क्या जाता है एक बार मैं बता देता हूँ कि दो बॉडीज आई, एक की वेलोसिटी ये, एक की वेलोसिटी ये है, ई की वैल्यू कुछ गिवन होगी और पूछ लेगा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, v1 बताओ, v2 बताओ दोनों ऑब्जेक्ट्स की, बस इससे फालतू कोई डाटा नहीं देगा। लगा लो भाई अपने जितने फॉर्मूलाज हैं, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना ये नहीं निकाल सकते आप। जो मैं बता रहा था ना कि रामबाण फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या मेरे पास में लाइन ऑफ मोशन होता है, क्या यहाँ पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। चलो देखते हैं इसको। देखो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास में मूव कर रही है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लेते हैं u2 वेलोसिटी से, और दूसरी ऑब्जेक्ट भी जा रही है, वो हमने मान लिया u1 वेलोसिटी से जा रही है, जिसका मास है m1, यहाँ पर बॉडी है जिसका मास है m2। मैंने कहा कि जब भी m1 m2 का नाम आ रहा है तो आपके दिमाग में जो भी ऑब्जेक्ट आए, आपकी स्कूटी आए, आपकी बाइक आए, आपकी गाड़ी आए, ठीक है, जो भी आपके दिमाग के अंदर में आ रहा है वो अज्यूम कर लियो और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये बॉडी जो है इसका मोशन करने का रास्ता कौन सा ये, मतलब वो इस रास्ते पर मूव करती हुई जा रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो लाइन है जिस पर वो मूव कर रही है, यानी जिसके पर उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है बेसिकली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये उसका क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ मोशन। क्या कहलाएगा? ये लाइन ऑफ मोशन, जिस रास्ते से मूव कर रही है उसका सेंटर ऑफ मास। उसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है, तो जहां पर ये मूव करता हुआ जा रहा है, मोशन करता हुआ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन। आगे से मैं LOM लिखूंगा इसको। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में मूव कर रहे हैं तो लाइन ऑफ मोशन आपको समझ में आया। ओके, अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने कोलाइड करवा दिया, ये मैंने कोलाइड करवा दिया यहां पर। ठीक है भाई, ये इनका सेंटर था, एक दूसरे से टकराई है, जस्ट टकराई है उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इस पे नॉर्मल कहां लगेगा भाई? इस पे नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में, और इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल कहां लगेगा? इस पे नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो बेसिकली उनके सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहानी इतनी पढ़ाई है, इतने लंबे लेक्चर्स उसके अंदर में गए हैं, उसका मेन जो यूटिलाइजेशन था वो यहीं पर है ना कि आप उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर काम करोगे, तो ये उस पर नॉर्मल लगा। अगर मैं इन दोनों के नॉर्मल को मिला दूं, ये वाला
तो ये जो लाइन बनी है मेरे पास में, जहां पर उनके ऊपर में फोर्स लग रहा है, यानी कि वो कहें कि इंपैक्ट हो रहा है, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, उनके ऊपर में इंपैक्ट हो रहा है या फिर कहूं कि कोलिजन हो रहा है। तो ये जो लाइन बनी है ना यहां पर, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। यानी जहां पर भी दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आए और वहां से नॉर्मल जनरेट हुआ है, ये नॉर्मल यहां पर जनरेट हुआ इस साइड में और ये नॉर्मल हुआ इस साइड में, इन दोनों नॉर्मल्स को आप मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी इसको आप बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। अच्छा, अब जो लाइन थी मेरे पास में मोशन की, वो भी इनके सेंटर ऑफ मास को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आगे की साइड में ऐसे मूव कर रहे हैं, और यहां पर भी मैं इसके मोशन की बात करूं तो लाइन ऑफ मोशन भी इनकी यही थी और लाइन ऑफ इंपैक्ट भी यही आ गया। अगर यहां पर आप देखें कि जो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर सेम हो जाती हैं तो आप इस कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम हो जाए तो वो होता है हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो दूसरा कौन सा आएगा भाई हमारे पास में, ऑब्लिक कोलिजन आना चाहिए। अब ऑब्लिक कोलिजन क्या आप समझ पा रहे हैं क्या होगा उसके अंदर में, ये कहानी आई कि नहीं समझ में कि हेड ऑन कोलिजन कब बोलेंगे। भाई दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में लाइन ऑफ मोशन और एक होता है हमारे पास में लाइन ऑफ इंपैक्ट। बॉडी मूव कर रही है और उसी जगह पे टकरा कर, मतलब उसी रास्ते में टकरा रही है, बैक टू बैक टकरा रही है वो, यानी उनका इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब उनके ऊपर में जो नॉर्मल लगा उसकी भी डायरेक्शन वही है जो उनके लाइन ऑफ मोशन की थी। वो बात अलग है कि इसमें उल्टा हो गया, ये मत देखना कि ये इसमें तो रिवर्स हो गया, लेकिन है तो उसके लाइन ऑफ मोशन पर ही ना। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है उसको लिखो आप ऑब्लिक कोलिजन। जब ये समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी कि ऑब्लिक कोलिजन के अंदर में हो क्या रहा है। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आप खुद ही बताते चलेंगे इसके अंदर मेरे को। देखो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और मान लेते हैं कि ये एक वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v है। कोई भी वेलोसिटी हमने मान ली है इसकी v, मैंने इसका नाम दे दिया v1 v2 जो भी आपको देना है, चलो u मान लो यार, क्यों घबरा रहे हो इतना, u1 मान लो। दूसरा ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, देखना थोड़ा नीचे बनाया मैंने, ये u2 से मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं मास है m1, ये मास है m2। अच्छा, अब दोनों का मेरे को लाइन ऑफ मोशन बताओ आप। ये लाइन ऑफ मोशन है इसकी इस डायरेक्शन में ये वाला, और इसका लाइन ऑफ मोशन है इस डायरेक्शन में। क्या इनका लाइन ऑफ मोशन सेम है? देखो इसका ऊपर जा रहा है, इसका नीचे की साइड में आ रहा है। पिछले में क्या हो रहा था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के आगे पीछे थी, तो इनका लाइन ऑफ मोशन मेरे पास में सेम था, और जब टकराई थी तो लाइन ऑफ इंपैक्ट भी यही बना था, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर में नॉर्मल ऐसे लगा रहे हो सरफेस पे मूव करते हुए। ये सरफेस पे तो मूव कर रही है भाई, ये सरफेस पे मूव कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसा मानो कि कोई हाईवे है, हाईवे के ऊपर में दो गाड़ियां मूव कर रही है, बीच में क्या होती है, एक वाइट पट्टी होती है, ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और ये दूसरी गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है। थोड़ा सा इसके बीच में जैसे यहां पर पहुंचेगी ये बीच में, तो दोनों के एक कोलिजन हो गया, किसी ने थोड़ा सा व्हाइट लाइन के उस तरफ में ले लिया तो इन दोनों के बीच में आगे टक्कर हो जाती है, यानी कि एक दूसरे में कोलिजन हो गया। दिखने में कैसा कोलिजन है, ये एक दूसरे के सामने हो रहा है। तो जिसको इसकी नॉलेज नहीं होगी वो क्या बोल देगा, ये कोलिजन हो गया भाई हेड ऑन, क्योंकि भाई हमें तो क्या दिख रहा है, उसके उनके हेड्स जो है वो आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको कैसे समझना चाहिए इसको, तो यहां से आपको समझना चाहिए कि इसकी लाइन ऑफ मोशन ये, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये आ गई है, और जब ये टकराएंगी दोनों, ध्यान से सुनना जो भी बताऊंगा पॉइंट, यही है इसका सबसे खूबसूरत पॉइंट। ये वेलोसिटी हो गई है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ये हो गई है। ठीक है, दोनों एक पॉइंट आएगा जब वो दोनों की वेलोसिटी मेरे पास में सेम हो गई है, तो इस पॉइंट के ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि सरफेस कांटेक्ट में कौन सा आया, क्योंकि नॉर्मल तो लगेगा, इंपल्स तो लगेगी वहां पर। और मैंने सबसे पहले यही कहानी सिखाई थी आपको, अगर आप यहां से सीखा हो कि ये जो सरफेसेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में जहां पर आए हैं उसके परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होती है, क्योंकि जो कांटेक्ट सरफेस है वहां से परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल निकलेगा। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो यहां पर बताओ कि ये सरफेसेस कांटेक्ट में कहां पर, यहां पर। वेरी नाइस, ये मेरे पास में सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए। अब सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए हैं तो जो फोर्स लगेगी, यानी कि जो इंपैक्ट जनरेट होगा, ये फोर्स मतलब ये सरफेस है पहला, ये इस दूसरे वाले पर लगाएगा और ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, जिसको आपने नाम दिया नॉर्मल। किसके ऊपर में, सेकंड के ऊपर में
ड्यू टू 1। उसी टाइम पे सेकंड वाला भी फर्स्ट के ऊपर में फोर्स लगा रहा है, ये भी तो लगा रहा है ना फोर्स। तो ये फोर्स कहां जाएगी, ये फोर्स लगेगी इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में, जिसको आप लोग नाम देंगे n ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। यानी कि बेसिकली नॉर्मल ही है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट जरूर करेंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, लेकिन एक इंपैक्ट तो आया वहां पर, और इंपैक्ट आ गया। तो अब बताओ कि इनकी लाइन ऑफ मोशन कौन सी है, ये वाली। ये जो ऑब्जेक्ट थी इसकी लाइन ऑफ मोशन तो ये थी, और इसकी लाइन ऑफ मोशन क्या थी, ये वाली थी। और इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा आ गया, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये आ गया, ये वाला। जहां पर मैं इन दोनों के नॉर्मल्स को मिला दूंगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों अलग हो गए। ये लाइन ऑफ मोशन है और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई दोनों अलग हैं, और दोनों अलग हो गए हैं। तो ये मेरा कौन सा कोलिजन हुआ, ऑब्लिक कोलिजन। क्लैरिटी है या दोबारा से इसको समझाऊं, शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इतने। तो अब आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है मैच हो चुकी होगी हमारे साथ में कि क्या हमें चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन है, देन दिस टाइप ऑफ द मोशन इज नोन एज ऑब्लिक मोशन, या ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे बेसिकली। और यहाँ पर अगर लाइन ऑफ कोलिजन ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन जो है वो सेम है, देन यू विल कॉल इट एज हेड ऑन कोलिजन। ठीक, अगर ये चीज समझ आ गई तो अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, बस ऐसे ही जानने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक बॉल है मेरे पास में यहां से, जिसका मास है m, इसको मैंने यहां पर हिट किया है, ये बॉल यहां पर गई है, मतलब इस डायरेक्शन मैंने उसको फेंका है, बॉल हिट होकर इस डायरेक्शन में चली गई है। तो बताओ कि इसका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो कहां पर है। क्या पूछ रहा हूं मैं, उसका लाइन ऑफ इंपैक्ट बताना आप लोगों को मेरे को। ठीक है, करो भाई इसको सोल्व। अब आप अगर यहां पर समझ पा रहे हैं तो कुछ देर के बाद में बॉल यहां पर आ गई होगी, ये बॉल मेरे पास में यहां पर आ गई। इसका लाइन ऑफ मोशन कौन सा, ये वाला। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं अभी, ये मेरे पास में लाइन ऑफ मोशन है, वो बात अलग है, यहाँ टकराने के बाद में उस साइड में जा रही है, लेकिन मैं इनिशियली की बात कर लेता हूँ, जो इसे टकरा रही होगी उस समय इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। ये दूसरा सरफेस है मेरे पास में, सरफेसेस कांटेक्ट में कहां पर आए, मैंने कहा था कि जहां पर कांटेक्ट आ रहा है ना, उस कांटेक्ट सरफेस को पकड़ लिया करो, क्योंकि उसी का खेल है। आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं इसमें करवाऊंगा ना, बड़े बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके अंदर में, और आप कहेंगे कि इतने बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर में, लेकिन वो क्वेश्चन बच्चों वाले तभी लग पाएंगे जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आप लोगों के। तो सरफेसेस, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं तो उनके सरफेसेस को पकड़ो कि कहां पर वो उससे जाकर टच हुई है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये यहां पर इसके साथ में टच हो गई है, जो भी मैंने रेड किया है ये टच हो गई है। अगर ये टच हो गई है तो इसके ऊपर में इंपैक्ट कहां पर जनरेट होगा, जब भी कांटेक्ट हमारे पास में होता है तो वहां पर फोर्स जो लगती है उसको नॉर्मल लगेगी, तो इसका नॉर्मल लगा इस डायरेक्शन में, और नीचे वाले का सरफेस जो है इसके ऊपर में फोर्स लगेगी वो नीचे की साइड में। भाई ये नो डाउट ये सरफेस अपने आप में क्या है, रुका हुआ है, रिजिड सरफेस है, लेकिन लगेगा तो उसके ऊपर में भी। ये वाली बॉल इसके ऊपर नीचे की साइड में लगाएगी और ये वाली बॉल उसके ऊपर में लगाएगी, और ये अपने आप में एक इंपल्सिव फोर्स होती है। नाम सुना होगा इसका, इंपल्सिव फोर्सेस का, पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया हमने कि इंपल्सिव फोर्स होती है। इंपल्सिव का मतलब होता है कि एक झटके के लिए लगेगी, एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए वो फोर्स लगती है, तो ये वो फोर्स है। तो ये नॉर्मल यहां पर चला गया, ये नॉर्मल इसका चला गया, तो बताओ किस तरह का कोलिजन ये। हालांकि देख के आप सीधा बता रहे थे कि बॉल मेरे पास में आई है और ये इस साइड में चली गई है, ये अपना एंगल चेंज कर लिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में इसको रिसर्च करना चाहें तो समझ में आता है कि जो भी सरफेसेस मेरे साथ में कांटेक्ट में आ रहे, यानी कि आपको पकड़ना है जहां पर भी कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस को पकड़ो। बस ये एक छोटी सी लाइन याद रखो, पकड़ो और वहां पर नॉर्मल लगा दो, और वहां पर नॉर्मल लगा दो, वही उसकी क्या होगी, लाइन ऑफ इंपैक्ट कहलाएगी। ओके, तो दो तरह के कोलिजन आप लोगों ने पढ़ लिए कि एक हेड ऑन कोलिजन और दूसरा मेरे पास में ऑब्लिक कोलिजन। जब हमारे पास में लाइन ऑफ इंपैक्ट इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन हो जाती है, यानी कि दोनों सेम हो जाती हैं, तो हेड ऑन कोलिजन होता है। और लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन हमारे पास में सेम नहीं रहती है, तो वहां पर ऑब्लिक कोलिजन हो जाता है। क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इन तीन टॉपिक से।
परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक और इलास्टिक को लेकर। चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर हम अपनी जो जर्नी है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ में मूव करवाएंगे। देखो, दो ऑब्जेक्ट्स, अब मैं फटाफट इसको कर देता हूं। दो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में आए, आप सभी को पता है इनकी वेलोसिटी u2 मान लो, इसकी वेलोसिटी u1 मान लो, इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो। ये मान लिया हमने। देखो, आपको बेसिक फॉर्मूला है ना, मैं इनके नंबर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, इसको u1 बना सकता हूँ, इसको u2 बना सकता हूँ, लेकिन आपको e की वैल्यू आप लोगों को सिर्फ एक ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाई अप्रोच, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है कि ऊपर सेपरेशन, नीचे मेरे पास में अप्रोच वाली वेलोसिटी आएगी, ये एक्चुअल में होती है इन दोनों का डिफरेंस। तो अब आप देख लो कि इसको सेपरेट करना है, तो टकराने के बाद में जो वेलोसिटी जाएंगी आगे वाले की ज्यादा होगी, पीछे वाले की कम होगी। इसके अंदर में अप्रोच कर रहे हैं तो पीछे वाले की ज्यादा होगी और ये मेरे पास में कम रहने वाली है, ठीक है भाई। अब ये दोनों सरफेसेस आपस में टकराए, दो सरफेसेस आपस में टकरा रहे हैं भाई। टकराने के बाद में इनके बीच में क्या हो गई है, कुछ डिफॉर्मेशन हो गई है। ये एक फोर्स जनरेट करेगा एन, यहाँ पर भी एक इंपल्सिव फोर्स जनरेट होगी एन। क्यों होगी? क्योंकि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ गए और कांटेक्ट आ गया तो वहां से हम 90 डिग्री बनाते हुए उसके ऊपर में नॉर्मल जनरेट करवा देते हैं, ठीक है भाई, बन गया ये हमारे पास में। अगला केस क्या होगा थोड़ी देर के बाद में, पहली सिचुएशन है ये। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो गाड़ी आपस में एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे के अंदर में ठुकी, और ठुकने के बाद में पीछे वाले ने ठोका और वो गाड़ी आगे की तरफ में मूव कर गई है। तो मूव कर गई है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि उसका आगे का हिस्सा जो है, मतलब जो आगे की साइड में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v1 से v1 डैश मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v2 डैश मान लेते हैं। ये दूसरी सिचुएशन है, मतलब इसी का दूसरा रूप है ये। अगला स्टेज, तीसरी स्टेज ये हो सकती है कि देखो इसके अंदर में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया। अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये इस स्टेज से रिफॉर्म हो रही हो तो पूरी की पूरी रिफॉर्म हो जाए अपनी ओरिजिनल स्पेस के अंदर में, शेप के अंदर में। तो इस केस के अंदर में अगर यहां तक ही रुक गया मेरा ऑब्जेक्ट, दोनों एक साथ में जुड़ गए और जुड़ने के बाद में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से v से मूव करना शुरू कर दिए, तो एक दूसरे का लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, चिपकी नहीं है ऑब्जेक्ट, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है। आपको दिख ऐसे रहा है कि एक दूसरे से चिपक गई है, लेकिन ये कहना गलत है, वो एक दूसरे के साथ में चल रही हैं। अगर अगले ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, चिपकने का मतलब तो ये हो गया ना कि हमेशा वो चिपकी रहेंगे, चाहे अगला बढ़ाएगा वेलोसिटी तो पीछे वाले की बढ़ेगी। समझ रहे हो बात जो मैंने अभी बोली है कि चिपकने का मतलब है, जैसे दो आटे की बॉल ले लो भाई आप लोग ना, आटे की बॉल लो और आपस में इनको क्या कर दो, चिपका दो, एक दूसरे में लगा दो और खींचने के अगले वाले को लेके जाओ। तो जो अगला खींच रहा है ना, अगले को जो खींच रहे हो तो पीछे वाला भी उसके साथ साथ में खींच रहा है, उसी वेलोसिटी से आ रहा है। लेकिन आपने अगले वाले की बहुत तेज वेलोसिटी कर दी इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, तो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है मेरे पास में उसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम हो रही है, ठीक। तो इस E इज इक्वल टू 0 में इसका मतलब ये है कि आपकी दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी कि जहां पर वो टकराई हैं वहां पर उनकी जो वेलोसिटी है उसके बाद में वो क्या हो गई है, सेम हो गई है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक भाई। इस केस के अंदर में आप देख रहे हैं कि वो रिफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो इस केस में आपको समझ में आता है कि E लेस देन मेरे पास में 1 है, और इस केस के अंदर में वो टकराए, टकराने के बाद में रिफॉर्म किए और कंप्लीटली रिफॉर्म कर गए हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में E इक्वल टू 1। तो ये तीन सिनेरियोज इसके अंदर में डेवलप होते हैं। तो ये जो पहले वाला है, इस केस के अंदर में आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो मेरे पास में लेस होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर। ये पूछा जाता है इसके अंदर में क्वेश्चन कि एक इलास्टिक कोलिजन है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, मैं PE लिख देता हूं भाई, आप अपना नोट कर लेना, परफेक्टली इलास्टिक है ये। क्यों? दोनों आपस में चिपक गए, मतलब चिपक नहीं गए हैं, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो v वेलोसिटी मैंने यहाँ पर आप लोगों को गिवन दी। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि टकराई है, टकराने के बाद में कुछ ना कुछ एनर्जी का मेरे पास में लॉस हो जाएगा, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, जैसा भी होगा। तो काइनेटिक फाइनल जो रहेगी जब टकराने के बाद और टकराने से पहले उनको मैं देखूं तो फाइनल जो रहेगी वो कम रहेगी एज कंपेयर टू इनिशियल। इस केस के अंदर में देखोगे तो भी यहाँ पर काइनेटिक फाइनल जो है वो लेस रहेगी काइनेटिक इनिशियल के, क्योंकि जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिसिपेट हो जाएगी, या तो हीट की फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में। इसीलिए तो आवाज आती है जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं, तो एक
बम आवाज आती है, काफी तेजी के साथ में आवाज आती है, तो वो एनर्जी उसकी बेसिकली रिलीज हुई है। काइनेटिक एनर्जी क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर? क्योंकि दोनों बॉडीज के अंदर में मास है, दोनों के पास में वेलोसिटी है, तो एनर्जी जो आएगी वो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो आएगी। तो वही तो काइनेटिक एनर्जी उसकी। टकराने से पहले भी वेलोसिटी है, टकराने के बाद में भी उनके पास में वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इनिशियल में भी रहेगी, फाइनल में भी रहेगी। तो दोनों केसेस में हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करना है। इस केस के अंदर में आप सीधा बता पा रहे होंगे कि जो फाइनल एनर्जी होगी कोई लॉस नहीं है, परफेक्टली है, कोई डिफॉर्मेशन उसका नहीं हुआ है। ये डिफॉर्मेशन के अंदर में भी उसकी एनर्जी वगैरह चली जाती है, तो इस केस में काइनेटिक फाइनल इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल होती है। तो ये जो केस है इसको हम बोलते हैं पार्शियली इन इलास्टिक या फिर इलास्टिक, पार्शियली बोलते हैं इसको। इन इलास्टिक बोल दो या फिर इलास्टिक बोल दो। और लास्ट वाला जो केस है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। अरे यहां पर मैंने इसको क्या लिख दिया? परफेक्टली इन इलास्टिक लिखो भाई, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक है। और यहाँ पर क्या, क्योंकि वो चिपक गई है ना, वो इलास्टिक की तरह अलग तो नहीं हुई है, तो ये आ गया मेरे पास में परफेक्टली इलास्टिक। ये वाला केस यहाँ पर आ गया। तो ये तीन कहानियां इसको लेकर थी। जल्दी से एक हम क्विक रिवीजन करते हैं और इसके न्यूमेरिकल की तरफ में बढ़ते हैं। एक दो न्यूमेरिकल अभी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में इसके बढ़िया न्यूमेरिकल्स में आप लोग के साथ में डील करूंगा। तो मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और ये बेसिकली दो जो सरफेसेस हैं जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके सरफेसेस के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतनी कहानी आपको इस ई को लेकर देखनी होती है। ओके, यानी कि जब भी कांटेक्ट में आए दो सरफेसेस, ई की कहानी कर लो, या तो वो अपने पास में चिपका के रखेगा या फिर उसको रिलीज करेगा तो कुछ उसके डिफॉर्मेशन कर देगा, और डिफॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो वो कंप्लीटली रिफॉर्म कर सकता है। तो तीन ई की वैल्यू हमारे पास में आती है। ई निकालने का फॉर्मूला बेसिकली रिफॉर्मेशन की क्या इंपल्स है, इंपल्स मतलब जो उसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये जो नॉर्मल लगा है इसी को मैंने इंपल्स नाम दिया था ना, कि कितना उसका इंपल्स रिफॉर्म करवाने में लग रहा है, कितना इंपल्स उसको डिफॉर्म करवाने में। जब ये टकरा रही हैं तो उनके ऊपर में भी एक इंपल्स लग रहा है ना, फोर्स लगा उनके बीच में, दोनों में आपस में टकराए हो, तो क्या उनका डिफॉर्मेशन का है और क्या उनका रिफॉर्मेशन का है, ये चीजें मैंने बताई आप लोगों को। तो कब आपस में टकरा सकती हैं उसकी सिचुएशन आपको बताई कि U1 ग्रेटर देन U1 होना चाहिए, U2 होना चाहिए, मतलब अगले वाले की वेलोसिटी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पीछे वाले की। और जब वो रिफॉर्म कर रहे हैं तो पीछे वाले की कम होनी चाहिए, आगे वाले की ज्यादा होनी चाहिए। जर्नलाइज आप फॉर्मूला ये लिखते हैं, ये वाला सेपरेशन डिवाइडेड बाई अप्रोच, यानी कि E इक्वल टू S बाई A से आप लोग याद रख सकते हैं, S से सेपरेशन, A से अप्रोच। ओके, और ये तीन केसेस आपको बताए कि E इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडीज आपस में चिपक गई हैं, इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग उनकी वेलोसिटी क्या हो गई है, सेम हो गई है। अब आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है। फिर ये वैल्यूज मैंने बताई क्या क्या, 0 से 1 के बीच में ये क्वेश्चन आता है एक नंबर के अंदर में कि ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है। तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो ये भी मिलेंगे, 0 लेस देन 1 ऐसे मिलेगा। तो ये इक्वल टू वाला निशान आप लोगों को नहीं लगाना इसके अंदर में। ई की वैल्यू प्रैक्टिकली 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये हमारा आइडियल केस हम यूज करते हैं। ओके, फिर आपने टाइप्स ऑफ कोलिजन को देखा। टाइप्स ऑफ कोलिजन मेरे पास में हेड ऑन, ऑब्लिक, समझ में आ गया होगा कि क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, क्या लाइन ऑफ मोशन होता है। तो अगर दोनों के केसेस के अंदर में आया तो हमने हेड ऑन मान लिया उसको, मतलब दोनों सेम है तो। और लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर डिफरेंट है तो वहां पर ऑब्लिक कोलिजन होता है। ये तीन केसेस जो ई को लेकर हम डिफाइन करते हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। चलो अब न्यूमेरिकल करें सोल्व। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका जो अभी थ्योरी आपने पढ़ी है वो थोड़ी सी क्लियर होती आ जाएगी। मान लेते हैं, मानोगे नहीं मानोगे, चलो मान ही लो भाई। एक मेरे पास में कोई दीवार है, जनरली ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर में, एक कोई दीवार है, कोई बुलडोजर है, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है। बड़ी ऑब्जेक्ट देने का एक रीजन होता है, उसको आप समझेंगे भी थोड़ी देर में। मान लेते हैं एक बुलडोजर है, एक जेसीबी मशीन है, कोई भी है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है मान लेते हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहां पर वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो दीवार है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और इनका ई जो दिया गया है, अब ई आते आपके दिमाग में आ जानी चीज, हाफ दे रखा मैंने इसको। समझ रहे हैं ई का मतलब क्या है, कि ये दोनों जब टकराएंगे ना तो हाफ है, यानी कि कंप्लीटली ना तो वो उसको चिपकाएगा और ना ही उसको चिपकाने के बाद में कंप्लीटली रिफॉर्म होने देगा। बस इतनी सी कहानी इस ई को देखकर आपको समझ जानी है। यानी कि वो टकरा कर वापस तो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, डजंट मैटर, वो हमारे क्वेश्चन के डेटाज के ऊपर में डिपेंड करेगी।
लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि ई इक्वल टू हाफ गिवन है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर में कुछ फाइनल वेलोसिटी उसकी रहने वाली है, क्योंकि ई इक्वल टू 0 आ जाता तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के लोग उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती। ठीक है भाई। अब मैं जो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर हिट, यानी कि जो फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर हिट, करो भाई सोल्व, लगाओ अपना दिमाग इसके अंदर में, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। हाँ भाई आ गया फिर आप लोगों का आंसर इसका, या करें ट्राई? चलो पहला मैं क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद में ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये बिग वॉल देगा, कभी कभी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट दे देगा। इसका देने का एक रीजन होता है, ये वॉल प्रोवाइड कर दी या बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया या सरफेस उसने प्रोवाइड कर दिया, तो ये इसलिए दिया जाता है कि मान लो कि एक कोई बुलडोजर आ रहा है, एक जेसीबी आ रही है आपकी तरफ में, और आपने उसके तरफ में बॉल फेंकी, तो क्या होगा? बॉल टकराएगी और जेसीबी को उल्टा मोड़ देगी, ऐसा होगा। या फिर कोई ट्रक आ रहा है आपकी तरफ में और आपने जोर से एक पत्थर खींच के मारा उसको, या कोई एक बॉल मारी, तो जैसे बॉल उससे टकराएगी, बॉल टकराने के बाद में ट्रक ऊपर उल्टा घूमकर वापसी पीछे की साइड में चला जाएगा। ऐसा होता है भाई, प्रैक्टिकल केस में नहीं होता, आइडियल केस में हो सकता है, आप हल को मारो और वो घूम जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। लेकिन जर्नल केस के अंदर में बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट अगर आप लोग को दी गई है और ये बहुत छोटी ऑब्जेक्ट आप लोग को दी गई है, तो जो वेलोसिटी इसकी पहले थी वही वेलोसिटी उसकी बाद में भी बनी रहेगी, कोई भी उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लो कि जब भी हमारे पास में कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, आफ्टर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक, क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज करवानी है या नहीं करवानी। अब वेलोसिटी मेरे पास में जो फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो वेलोसिटी थी ना कि स्पीड दे रखी थी मैंने। अगर आपने उस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा है तो ई निकालने के लिए मैंने सेपरेशन डिवाइडेड बाय अप्रोच की वेलोसिटीज गिवन थी, यानी कि वेलोसिटी गिवन है तो उसके पास में दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एक उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो मैं इस बॉल की बात करता हूं, तो बॉल जब यहां पर आ रही है, जैसे इससे टकराएगी, पहला केस ही होगा, बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से, दीवार जा रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, तो कोई भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेते हैं 5 मीटर इस साइड में जा रही है, इसको मैं इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूं, जो राइट साइड में जाने वाली चीजों को, और जो लेफ्ट साइड में जा रही है उनकी वेलोसिटीज को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। तो u1 ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं, जो बॉल थी इसकी मैं u1 मान लेता हूं, इसकी u2 मान लेते हैं। तो ये वेलोसिटी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड प्लस का, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट थी उसकी वेलोसिटी है u2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये माइनस क्यों लगा है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये राइट जा रही है तो ये लेफ्ट जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। ओके, अब आफ्टर कोलिजन जैसे ये एक दूसरे से टकराई है, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी के ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये अभी भी कॉन्स्टेंटली अपनी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी। बड़ी ऑब्जेक्ट लेने का सिर्फ यही रीजन था हमारे पास में। ओके, लेकिन जो छोटी ऑब्जेक्ट थी ये वाली, ये क्या करेगी, टर्न कर लेगी अपनी डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अब कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, ये इसकी v, इसको मैं u2 मान रखा था तो ये v2 मान लेता हूं, और ये मान लेते हैं v1 उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि v1 मुझे नहीं पता है, v2 मुझे पता है, कितनी है भाई? अभी भी वो डायरेक्शन जो है, देखो v1 मुझे नहीं पता इस डायरेक्शन में जाएगी या आगे की डायरेक्शन में जाएगी, मैंने सिर्फ जर्नलाइज उसको नाम दिया है, एक वेरिएबल नाम दिया है v1, मेरे क्वेश्चन के अंदर में रखूंगा, जो हमारे पास में डेटा होगा उसको रखेंगे, तो हमें इजीली मिल जाएगा कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, मुझे डायरेक्शन उसकी तब की तब मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक जर्नलाइज तरीके से इसको एक वेरिएबल के रूप में मान लेना, v1 मान लिया हमने कि ये कहीं भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, ऊपर चली जाए नीचे चली जाए, डजेंट मैटर। आपका साइन कन्वेंशन अगर इन सब चीजों के लिए आपने सही यूज किया है तो ये भी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है भाई, v2 जो आपके पास दिख रहा है, तो ये क्या जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, और हमने इस साइड में पॉजिटिव चीजें मानी थी और लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव चीजें मानी थी, तो अभी भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है भाई, अब बताओ मेरे को, ई आपको गिवन है ये वाला फॉर्मूला, और ई निकालने का फॉर्मूला सेपरेशन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच की वेलोसिटी, तो दोनों एक साइड में आ रही हैं, तो आप किसी को भी आगे पीछे इसके अंदर में लिख सकते हैं।
तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो वेलोसिटी आपको लेके आ रहे हैं तो ये दीवार को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि जो बड़ी वाली चीज़ है उसको जनरली हम इसकी तरफ में लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में आएगी -10 माइनस ऑफ v1, ये वाला जो जा रहा है पीछे वाली जो चीज़ मेरे पास में दीवार है उसकी वेलोसिटी, और ये हमारे पास में क्या हो गई है, जो बॉल है उसकी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, भाई दोनों सेपरेट होके जा रही हैं। तो ये वेलोसिटी मेरे पास में रहेगी -10 माइनस में v1। v1 मैंने क्या लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं अपने साइन कन्वेंशन के साथ में चल रहा हूँ। नीचे क्या रहेगी, जब अप्रोच कर रहे थे तो 5, ये वाली अप्रोच कर रही थी इसको 5, और ये इस डायरेक्शन में जा रही थी -10, तो माइनस इंटू में -10, तो ये इक्वल है मेरे पास में 1/2 के। तो यहां से जब आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 10 माइनस में v1, 10 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 इक्वल टू 1/2, करो सोल्व, तो आपका जो v1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू -17.5। आप किसी को भी यार अप्रोच मान सकते हैं, किसी से भी आप सेपरेशन का निकाल, लेकिन याद रखना कि जिसको आप सेपरेशन मान रहे हैं इनिशियल केस के अंदर में, जैसे मैंने इसके अंदर में क्या माना था, अप्रोच कर रहा था वो, मतलब इसके अंदर में सेपरेट कर रहा था, और इस केस के अंदर में वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर अगर v2 आप लिख रहे हो तो यहां पर आपको क्या आनी चाहिए, u2 आना चाहिए वाला। किसी को भी आप मान के कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा इसके अंदर में, लेकिन साइन कन्वेंशन आपके सही होने चाहिए, तभी आपका ये वैल्यू जो है वो सही निकल कर आएगा। तो -17.5 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है भाई। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, जो यहाँ माइनस निकल के आया है ये तो 17.5 तो उसका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये माइनस जो निकला है ये हमें शो कर रहा है कि बॉल पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब जो हमने अपना साइन कन्वेंशन मान लिया कि राइट में जाने वाली पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाली नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन इसकी ये हो गई, तो यानी कि जो हो गई है उसकी डायरेक्शन वो चेंज हो गई है। तो हमारा राइट आंसर है -17.5। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन कर लेना भाई अपन। एक ऑब्जेक्ट है, अब हमारे वो 37-53 डिग्री वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ये सरफेस था मेरे पास, और यहां से मैंने बॉल को थ्रो किया है विद एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री है, और जो बॉल यहाँ पर टकरा रही है ये स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और ई जो था वो यहाँ पर हाफ है। ई का मतलब आते हैं कि भाई ये परफेक्टली ना तो इलास्टिक है ना इन इलास्टिक है, ये पार्शियली है, यानी कि बॉल आएगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकंड थी तो 10 मीटर पर सेकंड अब नहीं रहेगी, जब लौट कर आएगी उसकी वेलोसिटी अलग बन जाएगी। क्यों, यहां पर ई की वैल्यू हाफ है, ठीक है भाई। और जो दीवार है ये नीचे वाला मतलब जो सरफेस है ये ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया ना समझ लो उसको आगे समझ में सारा। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर हीटिंग, करो भाई सोल्व, लगाओ दिमाग इसके अंदर में, कैसे करोगे। कर लिया होगा भाई सोल्व अभी तक तो, क्या बात नहीं आ रहा, क्यों, कहाँ गड़बड़ होगी भाई इसमें। आपके एग्जाम के अंदर में अनंत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कोलिजन में, क्योंकि इसमें ना आपके पीछे के कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए हैं, जो मैंने एनएलएम काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ाए थे वो सारे इसके अंदर में छुपे हुए हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं। और ये वही बंदा कर सकता है इस क्वेश्चन को जिसको लाइन ऑफ इंपैक्ट और वेक्टर रिजोल्यूशन की एक बहुत अच्छी पकड़ हो। समझो इस क्वेश्चन को, पेन ड्रॉप, बिल्कुल पेन ड्रॉप, समझने पे ध्यान दो इसको। ये मेरे पास में सरफेस है, बॉल यहां से आकर इस पॉइंट पर टकरा रही है, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। अगर ये टकरा रही है तो अंदर की साइड में मैं थोड़ा सा इसका बना देता हूं वेक्टर फॉर्मेशन में, ये मेरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। ये एंगल जो आप लोगों को दिया गया है ये वाला, दिस एंगल इज 37 डिग्री, इतना समझ में आता है, हाँ जी इतना तो समझ में आ गया। अब ये एक एंगल बना रहा है, तो ये भी एक एंगल यहां पर भी बन रहा होगा इसका 37 डिग्री। तो मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स के अंदर में रिजोल्व कर सकता हूं, क्योंकि एक एंगल बन रहा है तो भाई हमें दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर में। एक वेक्टर जो हो जाएगा, मैं बोल था उसको मैं थोड़ा सा यहां पर बड़ा कर देता हूं, एक वेक्टर इसका रिजोल्व होगा इस डायरेक्शन में,
और एक वेक्टर जो है वो रिजोल्व हो रहा है इसका इस डायरेक्शन में, जो कि इसको हिट कर रहा है। कैसे? नॉर्मली। पॉइंट जो बोला है नोट करना है इसको, कि ये सरफेस को यहां पर हिट कर रहा है। देखो सिनेरियो हो क्या रहा है, ये बॉल थी, बॉल आकर यहां पर हिट किया है, तो ये सरफेस टच में आ रहा है, तो ये एक एंगल बनाकर आ रही है ना, ये एक एंगल बनाकर आ रही है। तो इस एंगल की एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है इसको नीचे हिट करवाने के लिए। समझे पॉइंट? कि ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना, जो यहां पर मैंने बनाया ये वाला कंपोनेंट, ये रेस्पॉन्सिबल है इसके नॉर्मली हिट करवाने के लिए उसके सरफेस के ऊपर में। यानी कि इसकी ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। आप इसको 10 जा रहा था, तो 10 को आप इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये आ गया मेरे पास में 6 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। वॉल ऊपर की साइड में जा रही है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आप समझो इस पॉइंट को, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं। ये नीचे की साइड में इसके ऊपर लग रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। ये वॉल जो है वो ऊपर की साइड में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर इन दोनों का देखें, लाइन ऑफ इंपैक्ट यही है, जहां पर नॉर्मल टच हुआ, जिस सरफेस पे टच हुआ तो ये इसका नॉर्मल हो गया, यानी कि ऊपर की साइड में जा रही है नॉर्मल फोर्स, जो इसकी इंपैक्ट वेलोसिटी आएगी, इंपैक्ट आएगा। और ये जो नीचे की साइड में लग रहा है इसका फोर्स, जो इसको नीचे की साइड में लेके जाना, इसको टच करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसका सरफेस हो गया। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक कोलिजन डेवलप हो गया। क्योंकि हमने सीखा था कि कोलिजन का मतलब कि वहां पर दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है, या फिर कहीं के एक दूसरे के ऊपर में नॉर्मल फोर्सेस वो लगा रहे होंगे। ठीक है भाई, क्या आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते? देखो एक वेलोसिटी ये आ रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि नीचे आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, एक ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। भाई ये पूरी तो मूव कर रही है ना, तो आप कंबाइनली इसका मान के एक सेंटर ऑफ मास मान के बता सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड और ये 8 मीटर पर सेकंड। तो एक ऑब्जेक्ट है जो मैं, अगर बॉल आ रही है ऊपर से, उसकी मैं वेलोसिटी, दीवार जो नीचे से जा रही है ये, इसको मैं मान लेता हूँ u2 है ये, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बॉल टकराएगी इससे, तो क्या इसकी वेलोसिटी के ऊपर में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। ऊपर जाती हुई चीजों को मैंने पॉजिटिव माना है, नीचे जाती हुई को मैंने नेगेटिव मान रहा है। ये मैंने एक साइन कन्वेंशन यूज किया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो नीचे आ रही है उनको नेगेटिव, और जो ऊपर जा रही है उनको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तब भी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी के अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा। बॉल आएगी, टकरा कर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं बॉल की बात करूं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जब टकरा रही है, तो कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है उसको टकराने के लिए, मतलब उसके टक्कर करवाने के लिए? तो 8 मीटर पर सेकंड वाला, यानी उसका u1 जो है वो हमारे पास में 8 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन 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 विद साइन कन्वेंशन रखना है। नीचे आ रहा है तो नीचे आने के लिए इसको -8 मीटर पर सेकंड होना पड़ेगा, और इस साइड में उसका कंपोनेंट कौन सा है? 6 मीटर पर सेकंड है। लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा ओरिजेंटल कंपोनेंट। उसको टकराने के लिए, यानी उसका सरफेस जो है नॉर्मल से बनाने के लिए, नॉर्मली टच कांटेक्ट करवाने के लिए, ताकि उसके ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो जाए, एक इंपैक्ट जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से वो बॉल ऊपर की साइड में जाए। वो किसी भी एंगल पर जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, वापस भी चली जाएगी। मुझसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट उसको टच करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड आया। माइनस क्यों लगाया मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव ले रखा है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें सारी कैलकुलेशन आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो V2 मेरे पास में नहीं है, तो V2 को मैं निकाल सकता हूं यहां से, कि E की वैल्यू यहां पर गिवन थी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में, हाफ गिवन है। तो हाफ इज इक्वल टू 10 माइनस V1, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच -10 इनटू में दिस, और यहां से आप निकालेंगे तो V1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास में 19 मीटर पर सेकंड। सोल्व कर लेना भाई इसको ना, 19 मीटर पर सेकंड आएंगे। अब देखो आपने नीचे की साइड में क्या मान रखा था? नेगेटिव मान रखा था। वैल्यू आई आपकी 19 मीटर पर सेकंड, यानी कि पॉजिटिव आई है। यानी बॉल टकराने के बाद में, जब बॉल ऐसे आई है नीचे टकराने के बाद में, वो ऊपर की साइड में ही जाएगी, ये वाली जाएगी यहां पर। लेकिन ये कंपोनेंट कौन सा है? समझ पा रहे हैं? ये कंपोनेंट V1 आया कौन सा है? देखो अब मैं इसको सारा बाहर निकाल रहा हूं। ये 6 था, और ये वेलोसिटी जो टकरा रहा था इस टाइम पे, ये 8 मीटर पर सेकंड थी।
ठीक है भाई। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा था वो कहीं यहाँ पर आ रहा था, जिसको आपने नाम दिया था 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, मैंने आपसे पूछी क्या थी, बॉल की वेलोसिटी। बॉल की वेलोसिटी पूछी थी आफ्टर हिटिंग। तो इनिशियली बॉल की वेलोसिटी 8 है या 6 है, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो मेरे पास में तो इसका रिजल्टेंट आया ना 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल बॉल की वेलोसिटी थी। और अभी जो आपने निकाली है वो जो 8 मीटर पर सेकेंड उसको हिट किया है, तो वो कंपोनेंट कितना चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझो, इस पॉइंट के ऊपर में ही पूरा क्वेश्चन है ये, कि जब बॉल जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, तो जब ये ई उसके ऊपर में लगा, इंपैक्ट उसके ऊपर में आया, तो इसने एक वेलोसिटी उसके अंदर में जनरेट कर दी, और इसको आपने नाम दिया 19 मीटर पर सेकेंड। यानी जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था वो 8 मीटर पर सेकेंड से 19 मीटर पर सेकेंड हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन। तभी तो बॉल ऊपर की साइड में जाएगी वो। ये क्यों चेंज हो रहा है, 19 मीटर पर सेकेंड क्यों आ गया, क्योंकि वहां पर भाई वो सरफेस को टच कर रही है। सरफेस को टच करने के बाद में एक इंपैक्ट जनरेट हुआ है, एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हुआ है, और नॉर्मल के कारण में उसके ऊपर में बेसिकली फोर्स ही तो है, जो कि m इंटू में a या फिर m इंटू में g उसके ऊपर में डेवलप करवाएगा। तो ये फोर्स जनरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकंड होगी, एक एक्सेलरेशन उसके अंदर में आ गया, तो 19 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। यानी आप ये कहो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर में तो कोई कंपोनेंट का चेंज आया नहीं। ठीक है भाई, ये अभी भी 16 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था वो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होकर ऊपर की साइड में हो गया है, और इसकी वैल्यू होगी 19 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि बॉल की वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकेंड या 6 मीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं। फिजिक्स में बार बार समझाता हूं कि हमेशा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को लेकर अगर क्लैरिटी है आपके पास में, तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। 6 मीटर पर सेकेंड में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कंपोनेंट कहीं पर भी इंपैक्ट नहीं हुआ है, वो पैरेलली आया सरफेस के, और पैरेलली जा रहा है, यहां पर भी वो पैरेलली रहेगा, यहां भी पैरेलल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर में। लेकिन ये देखो परपेंडिकुलरली उसके ऊपर में टकरा रहा है, टकराएगा तो उसके ऊपर में इंपैक्ट जनरेट करेगा, जो वेक्टर था यहाँ पर, तो वेक्टर चेंज होकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा और उसके दो कंपोनेंट डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो डेवलप हुआ कंपोनेंट ना 19 है ना 6 है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया है दिस वन, वी डैश मान लो इसको, ये एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी है बॉल की आफ्टर हिटिंग। तो निकालो इसको, वी डैश कितना आ जाएगा, दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका, आप 19 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और इसका रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लैरिटी आई, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लेना भाई। नहीं आ रहा है तो आपके वेक्टर्स के ऊपर में हो सकता है कि थोड़ी सी पकड़ कम हो। मेन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ यही मेरा मोटिव था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि इस ई से क्या इंपैक्ट आता है। पिछले क्वेश्चन में आपने सीधा आया बॉल और सीधे यहां से वेलोसिटी निकाल ली, क्योंकि इंपैक्ट आपके पास में क्या आ रहा था, परपेंडिकुलर आ रहा था लाइन ऑफ इंपैक्ट, और लाइन ऑफ मोशन मेरे पास में सेम था। लेकिन जैसे लाइन ऑफ मोशन मेरे पास में चेंज हुई, ये मेरे पास में लाइन ऑफ मोशन था, लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये हुई ना कि ये वाला मेरे पास में ऑब्जेक्ट का नॉर्मल जो जनरेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, और ये इसको नीचे की साइड में धकेल रहा है, यहां पर नॉर्मल ये लगा रहा है, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी का क्या चेंज आता है, वही तो मुझे निकालना है भाई। ये कंपोनेंट तो मेरे को थोड़ा ना परेशान कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड वाला, मेरे को तो परेशान करने वाला ये है कि इसकी वेलोसिटी के अंदर पे कितना चेंज डालेगा। तो नॉर्मल वाली वैल्यूज को उनके लाइन ऑफ इंपैक्ट वाले लाइन ऑफ इंपैक्ट को मिलाओ और वहां से कैलकुलेशन करो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है, बशर्ते कि आप इन अप्रोच को धीरे धीरे सीखते चलो। तो आपने देखा कि जो 8 मीटर पर सेकंड वाला था वो चेंज हो गया है 19 मीटर पर सेकंड में। ज़्यादातर गलती क्या कर देते हैं लोग कि आंसर देते हैं 19 मीटर पर सेकंड। अरे भाई 19 मीटर पर सेकंड तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हुआ है, जो कि पहले 8 था वो 19 हो गया। लेकिन मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे ये v पूछी गई है, ना कि उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ये हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स थे, हालांकि अभी न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुए, इसके अंदर में और अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थोड़े एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स में आगे करवाऊंगा इसके। तो आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में थोड़े और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। बाकी कोई भी साथी आपका जुड़ना चाहता है तो हमारा कोर्स कंटिन्यू है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू।